हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। द राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जी हाँ, फेवरेट तो नहीं कहूंगा क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी का ग्रो करना हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। कैसे? तो पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं तो चाइनीज इकोनॉमी का राइज, उस चीज को हम समझेंगे कि किस तरह से जो चाइना एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की गिनती में आ रहा है, और देखा जाए तो कंट्री के हिसाब से वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। ठीक है, कैसे? तो पूरी कहानी समझाता हूं। पिछले वीडियोस में हमने क्या पढ़ा? यूरोपियन यूनियन और आसियान के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन और आसियान जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो दे आर दी ऑर्गेनाइजेशंस which can be considered as the alternative center of power against US hegemony। ठीक, तो यूएसए को रिप्लेस करने के लिए जैसे यूरोपियन यूनियन जो है एक बड़ा मेजर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है, न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह कहा जा सकता है उसे। वैसे अगला न्यू सेंटर ऑफ पावर आप देखोगे तो वो कौन हो सकता है? आसियान नेशंस हो सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको एडिशनल टॉपिक में पढ़ना है, जिन्हें हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे, दम नहीं लगता मुझे लेकिन उसमें सार्क हो गया। फिर उसके बाद में जैसे ब्रिक्स नेशंस की बात करते हैं, वो भी एक पोटेंशियल न्यू सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज हो सकता है, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरह इमर्ज हो सकता है। ठीक है, और यहां पे आप नेशंस के बारे में पढ़ोगे तो नेशंस में जैसे चाइना के बारे में बुक में दिया है, चाइना के अलावा जो इंडिया है, ठीक है, रशिया है, इजराइल है, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे। फाइन, लेकिन अभी अगर हम चाइना की बात करते हैं तो द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी। ठीक, अब इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। थीम समझ में आ गई पूरी? ठीक है, तो चाइना इज द थर्ड मेजर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। तो इन लाइन देखेगा तो यूरोपियन यूनियन, आसियान, और उसके बाद में चाइना को थर्ड मेजर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कंसीडर किया जाता था जब ये बुक लिखी जा रही होगी। अब देखा जाए तो डायरेक्टली जो सेकंड अल्टरनेटिव पावर है, ठीक है, पावर सेंटर है, जो कह सकते हैं कि सेकंड बेस्ट ऑप्शन है यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करने वाला, वो चाइना है आज के समय में। अगर आप समझोगे तो चीजों को, क्यों है सर आप इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो उसकी? ठीक है, तो बड़ाई नहीं कर रहे हैं, रियलिटी जो होती है ना वो कड़वी होती है। ठीक है, थोड़ी सी दुखदाई होती है, लेकिन रियलिटी होती है। नो डाउट चाइना इज अ मेजर पावर इन टूडेज वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कैसे? तो चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1978 has been linked to its rise as a great power. China has been fastest growing economy since the reforms first began there. अब अगर हम बात करें ना तो देखो इंडिया और चाइना, इनफैक्ट इंडिया को पहले आज़ादी मिल गई थी 1947 में। ठीक है, इंडिया को आज़ादी मिल गई थी 1947 में। चाइना को आज़ादी मिलती है, मतलब देखा जाए तो चाइना में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है, ठीक है, आज़ादी तो चाइना को पहले ही सन यत सेन जो है, तो जो नेशनलिस्ट कह सकते हैं चाइनीज पार्टी जो थी ना, उसने आज़ादी तो पहले ही ले ली थी। लेकिन जो कह सकते हैं कि उसका एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट झंडे के अंदर चालू किया था वो 1949 से। तो हम चाइनीज हिस्ट्री को 1949 से समझेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। इसके पहले जो है, तो इसके पहले तो हम कह सकते हैं उन्होंने शिफ्ट ऑफ पावर ही था, बस ऐसे समझ लो आप। लेकिन 1949 से अगर हम बात करें तो 1949 से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चाइना की हिस्ट्री चालू होती है, हमारे से 2 साल बाद में। और ठीक है, लेकिन उन सारी चीजों के अलावा भी अगर मतलब ये सारे फैक्टर्स को आप हटा भी दोगे, और आज अगर देखोगे ना तो एक साथ लगभग बराबर समय ही हुआ हमें आजाद हुए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करते हुए। ठीक, तो उसके बावजूद भी क्या देखने को मिलता है कि चाइना जो है तो इंडिया से कई गुना आगे निकल चुका है। कारण क्या रहे होंगे? क्या वहां की गवर्नमेंट का सिस्टम अच्छा था? क्या हमें भी कम्युनिस्ट मॉडल को अडॉप्ट कर लेना था? ठीक है, तो मल्टीपल सवाल आते हैं हमारे मन में, उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक, तो चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1978। एक और चीज क्या है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को 1978 में ओपन अप करा। हमने कब किया? तो हम 1991 में। तो एक पॉइंट ये हो सकता है, बोल दोगे कि हाँ सर उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वगैरह पहले किया था। ठीक है, चलो इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं। हैज बीन लिंक्ड टू द राइज ऑफ ग्रेट पावर। ठीक है, चाइना हैज बीन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म फर्स्ट बिगिन देयर। और जब से रिफॉर्म आए तब से चाइना फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरह कंसीडर किया जाता है। क्यों? अब देखो कोविड क्राइसिस जो हुआ ना, अब आपको ऐसी चीजों को कनेक्ट करना है। उन सारी चीजों के बावजूद भी, ठीक है, उन सारी स्थितियों के बावजूद भी चाइना ने डिप मार के फिर से एक राइज लिया है। बाकी दूसरी इकोनॉमीज जो स्ट्रगल ही कर रही है। ठीक है, जैसे आप इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करोगे तो कोविड-19 के इस पेंडेमिक वाले दौर में भी क्या है, जो इकोनॉमी है इंडियन इकोनॉमी, उसने क्या किया है? बहुत ज्यादा सफर किया है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, तो उस तरह से क्या है कि चाइनीज इकोनॉमी ही चाइना के राइज के लिए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है उसे। इट इज प्रोजेक्टेड टू टेक ओवर यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। ठीक है, और पहले भी हो सकता है ये, तो ये प्रोजेक्ट किया जाता था। अब पता नहीं आगे क्या सिचुएशन होगी कि 2040 तक वो उसकी जो इकोनॉमी है ना, तो इकोनॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ओवरकम कर लेगा किसको? यूएस को।
Its economic integration into the region makes it the driver of East Asian growth, thereby giving it enormous influence in the regional affairs. और जो आप एशिया की अगर आप बात करोगे तो नो डाउट एशिया में अगर किसी ने अपनी डोमिनेशन को, अगर वर्ल्ड सिर्फ एशिया होता तो एशिया में किसकी हेजेमनी है? चाइना की। क्यों? क्योंकि चाइना का जो पोजीशन है उसका, जो एशियन नेशंस के साथ में, ईस्ट एशिया के साथ में, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में अगर आप बात करोगे तो इंटीग्रेशन बहुत जोरदार है, ठीक है। ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, उसी के साथ साथ में उसको इकोनॉमिक एडवांटेज भी है, और इसी से क्या होता है, वो रीजनल अफेयर में एक बहुत बड़ा बिग जाइंट की तरह इमर्ज होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी together with other factors such as population, landmass, resources, regional location and political influence adds to its power in significant way. अब देखो ये पॉइंट्स लिखे हैं कि चाइना की अगर स्ट्रेंथ है, चाइना अगर स्ट्रेंथफुल है तो किस कारण से है, वो पॉइंट समझो। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विद द अदर फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन हो जाने से आप ग्रो नहीं कर जाओगे, हमारे पास भी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, लेकिन उस पॉपुलेशन को सही तरीके से, उस पॉपुलेशन के ऊपर सही तरीके से कैपिटलाइज करना। ज्योग्राफी में पढ़ा है आपने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल के बारे में, तो उसका सही इस्तेमाल किया चाइना ने। लैंडमास, लैंडमास के टर्म्स में भी अगर देखोगे तो चाइना क्या है, चाइना एक बड़ा कंट्री है, जैसे आप देखो आई गेस शायद थर्ड, ठीक है, तो थर्ड या फोर्थ नंबर पे आती है चाइनीज टेरिटरीज, ठीक है, थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया चाइना। फिर क्या है, रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस की बात करो तो उसके पास में क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड भी है, एग्रीकल्चरल लैंड के साथ में मिनरल्स भी है, वाटर रिसोर्सेज भी है, वाटर रिसोर्सेज के अलावा देखोगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इतना हो चुका है, तो हर मायने में क्या है, रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है। रीजनल लोकेशन, लोकेशन मैंने आपको बताया कि एशिया में इस तरह से सिचुएटेड है वो कि ईस्ट एशियन हो गए, साउथ एशियन हो गए, साउथ ईस्ट एशियन हो गए, ठीक है, सेंट्रल एशियन नेशंस हो गए, सबके साथ में उसके क्या है, रिलेशन है। और इनफैक्ट आप जिस तरह से वो अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, ठीक है, सी रूट्स, तो आप देखोगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वगैरह। देखो चाइना के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए भी हैं पहले, तो अगर आप रैंडम सर्च करोगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, तो एक चाइना के ऊपर पूरी सीरीज बनाई हुई है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि चाइना ने किस तरह से अपनी डोमिनेशन को एस्टैब्लिश किया है, ठीक। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो अब क्या होता है, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कम्युनिस्ट आइडिया खत्म हो गया था, ठीक है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो, लेकिन वो झंडा गिरने नहीं दिया चाइना ने। चाइना आज भी आप देखोगे तो इकोनॉमिकली हार्डकोर कैपिटलिस्ट है, ठीक है, यूएस से ज्यादा कैपिटलिस्ट है, इतनी इंडस्ट्रीज चलना, ये वो सारा सब कुछ, लेकिन पॉलिटिकल ओरिएंटेशन आज भी उसका कम्युनिस्ट है, ठीक है, अथॉरिटेरियन सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करता है वहां पे। तो उस कारण से क्या है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो कम्युनिस्ट झंडा जो है आज भी कौन लहरा रहा है, चाइना लहरा रहा है, एड्स टू इट्स पावर इन अस। तो दीज ऑल फैक्टर्स मेक चाइना पोटेंशियल पावर। आगे समझ में, तो ये सारी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि चाइना जो है, चाइना अगर उसको मेजर अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कहा जा रहा है तो क्यों कहा जा रहा है, ये पॉइंट्स आपको इंट्रोडक्शन में मदद करेंगे कि इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है, इट कैन ओवरटेक द यूएस बाय एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। ये सारे पॉइंट से क्या करना है, आपको अपना आंसर इंट्रोड्यूस करना है। और चाइना को पावरफुल बनाता कौन है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप बता सकते हैं कि पॉपुलेशन हो गया, उसका लैंड साइज हो गया, रिसोर्सेज जो उसके पास है, पॉलिटिकल एफ्लुएंस की जो हम बात कर रहे हैं, सो दीज ऑल फैक्टर्स। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कार्टून है एक, अब इस कार्टून को समझना, क्योंकि कार्टून पे जो क्वेश्चन आते हैं तो वो भी साथ में डील करते चलते हैं। क्या है, तो कार्टून में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहले कार्टून को ऑब्जर्व करो। ग्रेट वॉल है, वो दिख रहा है हमें, एक ड्रैगन का चेहरा लगा है ग्रेट वॉल के आगे, वो भी दिख रहा है हमें। ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड को पूरा कवर करके रखा है, ठीक, और एक छोटू सा आदमी खड़ा है यहाँ पे, ठीक। तो अब ये इतनी चीज हमने ऑब्जर्व करी फर्स्ट साइट पे, मतलब पहली बार में देखने पे इतनी चीजें हमें दिख गई। अब इसको एनालाइज कैसे करना है, तो देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि ग्रेट वॉल और ड्रैगन दोनों ही चीजें किसको दर्शाते हैं, चाइना को, ठीक है, तो और चाइना को दर्शाते और पूरे अर्थ को कवर कर लिया ना, तो इट इज एक्सप्रेसिंग दी करंट सिचुएशन, ठीक है, करंट सिचुएशन जो उसे एक्सप्रेस किया जा रहा है इस कार्टून के थ्रू, क्या कि वर्ल्ड इज अंडर द डोमिनेशन ऑफ चाइना, वर्ल्ड इज अंडर द हेजेमनी ऑफ चाइना, और वी कैन से दी चाइना इज राइजिंग, ठीक है, चाइना राइज कर रहा है, क्योंकि ये सिंबल जो है ग्रेट वॉल और ड्रैगन जो है वो चाइना का सिंबल है, ठीक है। तो द ग्रेट वॉल एंड ड्रैगन आर टू सिंबल्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना। दिस कार्टून यूज बोथ दीज टू डिपिक्ट चाइनाज इकोनॉमिक राइज। और चाइना का राइज जो है ना, देखो दिखती बात है कि चाइना कि अगर हम पावर को समझेंगे तो चाइना की पावर रिसाइड करती है उसकी इकोनॉमी में, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली पावरफुल है, इसलिए वो पॉलिटिकली भी और मिलिट्री भी पावरफुल हो पाएगा, ठीक है। तो उस सेंस में क्या है, चाइनीज पावर को आपको यहां पे समझना है कि चाइनीज इकोनॉमिक राइज को दर्शाया जा रहा है। अब क्या है, ये एक छोटे से अंकल कौन है, कौन खड़े हैं यहाँ पे, यही सवाल पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, हु डू यू थिंक इज द लिटिल मैन इन दिस कार्टून। इस कार्टून में छोटा सा इंसान जो है वो कौन है, ठीक। अब देखो यहां पे आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे। कुछ बुक्स जो होती है मार्केट में, रेफरेंस बुक वगैरह, वहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा,
इंडिया लिख देंगे लोग। अब प्रैक्टिकल बात करना चाहिए, प्रैक्टिकल बात क्या करना चाहिए कि इंडिया नहीं है ये, ठीक है। वो तो भावनाओं में बह के लोग लिख देते हैं इंडिया नहीं है। क्यों नहीं लिखना इंडिया, मैं बताता हूं कि ये यहाँ पे जो है, अब सवाल भी आगे पूछा है ना, कैन ही स्टॉप द ड्रैगन, ड्रैगन मतलब चाइना को रोक सकता है क्या। तो ये छोटा सा इंसान, सबसे पहले आपको लिखना है यूएस, यूएस लिखना है। अब यूएस क्यों चाइना को रोकना चाहेगा वो भी समझो, कि जो फर्स्ट पोजीशन पे और जो सेकंड पोजीशन वाला अगर राइज करेगा तो खतरा किसको होगा, फर्स्ट पोजीशन वाले को ही होगा ना, क्योंकि उसकी पोजीशन सेकंड हो जाएगी अगर सेकंड पोजीशन वाला फर्स्ट पे आ जाएगा तो। समझ पा रहे हो कहानी को। तो उसी तरह से यूएस इज कंसर्न्ड विद द राइज ऑफ चाइना, ठीक है, यूएस इज कंसर्न्ड विद द राइजिंग चाइनीज इकोनॉमी एंड देयरफॉर यूएस विल ट्राई टू स्टॉप चाइना। और इसीलिए क्या होता है, इसीलिए आप देखोगे तो ट्रेड वॉर सुना होगा आपने, ट्रेड वॉर चलता है चाइना और यूएसए के बीच में, ठीक है। तो हु इज दिस पर्सन, तो दिस पर्सन इज यूएसए, ये यूएसए लिख सकते हैं आप। इसके आंसर आपको बहुत मिक्स्ड मिलेंगे, इसलिए मैं पहले आपको क्या कर दे रहा हूं, सचेत कर दे रहा हूं, यूएसए लिखना आप। और देखो कार्टून के थ्रू एक और मैसेज जा रहा है क्या, कि यूएसए अगर वो लिटिल मैन दिखाएगा, इसका मतलब क्या है कि चाइनीज राइजिंग चाइनीज इकोनॉमी के सामने यूएस छोटा है, ठीक है। और जो प्रेडिक्शंस हैं कि 2040 तक वो चाइना है उसको टेक ओवर कर ही लेगा, और आई गेस कि पहले ही कर लेगा, ठीक है। तो दिस वाज द होल स्टोरी। आई होप आपको समझ में आया कि राइजिंग चाइनीज इकोनॉमी की सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझ में आया। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो चाइना अगर उस पोजीशन पे आया है, वही वाली बात मैंने बताई कि इंडिया चाइना ने मिलकर स्टार्ट किया, सर वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए। अब पॉपुलेशन अगर फैक्टर होता तो हमारे पास भी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हम पॉपुलेशन में चाइना को हरा देंगे, ठीक है। उस चीज में मैं आपके मतलब पॉइंट जो है वो हमारे पक्ष में आ रहा है क्या, कि हाँ अगर पॉपुलेशन ही फैक्टर है ग्रोथ का, तो हम क्या कर देंगे, चाइना को पॉपुलेशन में तो हरा देंगे। और वो भी प्रेडिक्शंस है कि शायद आई गेस 35 या 2030 तक ही हम क्या कर देंगे, ओवरटेक कर लेंगे अगर इसी ग्रोथ से बढ़ते रहे तो चाइना और इंडिया दोनों ही साथ में स्टार्ट किया था, फिर चाइना आगे कैसे निकल गया सवाल, ठीक है। तो हम हिस्टोरिकल नैरेटिव पे जाएंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। ऑन द राइज ऑफ चाइना, ऑन द राइज ऑफ चाइना 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो यहां समझो क्या है, आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 फॉलोइंग द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, इट्स इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। तो हिस्ट्री अगर हम समझे ना, मैंने आपको क्या बताया कि हम 1949 से ही समझेंगे, 1949, इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है, ठीक। तो नेशनलिस्ट राइज देखने को मिला चाइना में सन यत सन जो है, तो कॉमिंट्रेन वो जो पार्टी थी उसने रूल में ले लिया सब कुछ, वो सब कुछ हो गया। लेकिन उसी बीच में पैरेलल क्या चल रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी बनी, ठीक है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अब ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इसको थोड़ा सा रिकॉल करो, किससे, रेड कलर का झंडा, ठीक है, चांद सितारे और हंसिया वगैरह वो सारी चीजें, तो इसको रिलेट करो किससे, आपने पढ़ के आए हो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। तो कम्युनिस्ट इस तरह से क्या है कि इसकी क्लोजनेस जो थी कम्युनिस्ट पार्टी की, देखो कम्युनिस्ट पार्टी के पास में 1949 से पहले पावर नहीं थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय पे जो जनरल सेक्रेटरी कौन, तो चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनरल सेक्रेटरी था वो कौन था, माओ, ठीक है। माओ कौन है सर, तो माओ जेडोंग, ठीक है, माओ से तंग भी आप कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन सुनोगे तो वो एक दूसरा वर्जन हो जाता है। तो माओ जेडोंग की हम अगर बात करते हैं तो अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग के अंदर क्या होता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ग्रो करता है। अब यहां पे 1 मिनट के लिए रोकूंगा मैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज एसोसिएटेड विथ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक। एक कंफ्यूजन जो लोगों को बहुत ज्यादा रहता है, सर ये रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, दो चाइना, ताइवान वाले ये यूज करते हैं, ये क्या कहानी है। तो अगर ये जानना है ना आपको, तो लास्ट में जब हम ताइवान वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो लास्ट तक देखना इसको, क्लियर हुआ। तो बताया क्या गया कि हिस्टोरिकल नैरेटिव कैसे है कि कैसे चाइना राइज होता है। तो चाइना जो आज आप देख रहे हो ना, कम्युनिस्ट चाइना जो आप देख रहे हो, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में आज जैसे शी जिनपिंग के अंडर में जो चाइना देख रहे हो आप, वो कहां से स्टार्ट हुआ है, वो 1949 से स्टार्ट हुआ है। तो आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना स्टैब्लिश किया माओ जेडोंग ने, ठीक है, अंडर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, क्लियर हो गया। तो इट्स इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। अब कम्युनिस्ट पार्टी भाई भाई, तो उस तरह से क्या है कि जैसा सोवियत मॉडल था उसी मॉडल पर यहां पे ये बेस्ड है पूरा, ठीक है। चाइना का मॉडल भी ऐसा ही बेस्ड था। The economically backward communist China choose to sever its link with the capitalist world. sever मतलब क्या है, to break apart, मतलब अलग कर लेना, 2 हिस्सों में बांट लेना। देखो क्या मैंने क्या बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट भाई भाई, तो उसी के चलते क्या है कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड था चाइना, उसके बावजूद भी उसने क्या बोला कि नहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेंगे लेकिन आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। माओ दादा जो है हमारे, तो उन्होंने क्या बोला कि हमें कम्युनिस्ट चाइना बनाना है,
तो इस तरह से अब क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ठीक, तो वो क्या है कि वो अपनी जड़ें जो हैं अपने आप को अलग कर लेता है, किससे? कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से ऐसा अलग करता है कि चाइना अपने आप को बंद कर लेता है। चाइना दुनिया से किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए सोवियत यूनियन एट टाइम्स क्या करता था, उसका दोस्त बनता था, मदद पहुंचाता था। और सोवियत, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोवियत यूनियन के साथ बहुत एकदम क्या कहते हैं कि घनिष्ठ मित्रता है, सोवियत यूनियन के साथ भी डिस्प्यूट होते थे, किसके? चाइना के। खैर, बाकी जो आइडियोलॉजिकल क्लोजनेस थी, उसके चलते क्या है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना है, chose to sever its links with the capitalist world। यहां पे sever मतलब क्या होता है? अलग कर लेना, ठीक है। It had little choice but to fall back on its own resources and for a brief period on Soviet aid and advice। तो अब क्या हो रहा है? तो अब जब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ नहीं जाना है तुम्हें, ठीक है, खुद इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, तो अब ग्रो कैसे करोगे भाई? ठीक है, सवाल ये भी था कि आप, ठीक है, आपके आइडियोलॉजिकल अलायंस किधर है? कम्युनिस्ट वर्ल्ड की तरफ है, आप कैपिटलिस्ट के साथ नहीं मिलना चाहते हो, वेल एंड गुड, लेकिन आप ग्रो कैसे करोगे? ठीक है, आप खुद क्या हो? आप खुद मतलब खाने के लाले पड़ रहे हैं और इस तरह से बोल रहे हो कि नहीं हम तो हमारी आइडियोलॉजी, तो आइडियोलॉजी खाने को थोड़ी ना देगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, तो अब उनके पास में मरता क्या नहीं करता, उनके पास में सवाल, उनके पास मतलब सॉल्यूशन ये रह गया था बस कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे हम। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? ये बाकी मिटा दे, देखो बोर्ड भरा भरा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अब क्या है कि उसके पास, चाइना के पास जो अपने खुद के रिसोर्सेज थे, उसके पास ऑप्शन यही था कि बस अपने रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहे वो। एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑन सोवियत एड एंड एडवाइस, तो कुछ समय के लिए, अब क्योंकि आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट भाई भाई, तो उसके चलते क्या है कि थोड़ा सा सोवियत ने भी मदद करी, कुछ सोवियत यूनियन ने भी मदद करी, और चाइना ने फिर अपने ही रिसोर्सेज पे बिल्डअप करने का प्रयास किया। दिस मॉडल the model was to create a state owned heavy industries as it was in Soviet Union, ठीक है, heavy industries sector from the capital accumulated from agriculture। अब देखो यहां पॉइंट समझना, no doubt India was also a agrarian economy and India is still an agrarian economy। और चाइना जो है ना, तो चाइना भी उसके सिंस इट्स इंसेप्शन, अगर हम बात करें जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना है 1949 में, तो स्टार्टिंग टाइम पे क्या है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही था, एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेट करता था चाइना में, ठीक है, सारी पॉपुलेशन क्या करती थी? खेतीबाड़ी में लगी हुई थी। तो अब मैंने आपको ये भी बताया कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, कैपिटलिज्म के साथ जाना नहीं है, खुद का डेवलपमेंट कैसे करोगे? तो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। अब रिसोर्सेज भी कहां से लाओगे? तो उनके पास जो कैपिटल थी एग्रीकल्चर के चलते, मतलब जो खेतीबाड़ी से पैसा कमाते थे, ठीक है। तो पूरा अब यहां पे देखो एक सबसे बढ़िया चीज क्या हो गई, बढ़िया कह लो या फिर कह लो उनके एडवांटेज में जो हो गई है, वो ये हो गई है कि कम्युनिस्ट सिस्टम है, अथॉरिटेरियन है, ठीक है, लोग मरे तो मरे लेकिन आइडियोलॉजी नहीं जाना चाहिए, जैसा गवर्नमेंट चाहेगी वैसा करेगी। और इसका मतलब इसी चीज का एक आर्गुमेंट देते हैं जब डिबेट ये होती है ना कि चाइना ग्रो कर गया, इंडिया क्यों नहीं ग्रो कर गया। तो चाइना ने जो ग्रो करा है ना, तो चाइना ने जो फाउंडेशन बनाई, उस फाउंडेशन में कितने ही लाखों लोगों की जानें हैं, ठीक है, लाशें दबी हुई है। कैसे? कोई 1949 के बाद जैसे देखोगे तो उस टाइम पीरियड में फेमाइन आई थी, तो इंडिया में उस फेमाइन का उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी थी। तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ को एक साइड रखते हुए हमने डेमोक्रेसी पे सोचा, हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में नहीं सोचा, हमने आम जनता की जान के बारे में सोचा, उन्हें खाना दिया। लेकिन वही फेमाइन जो है, वही फेमाइन जब चाइना में आई ना, तो उन्होंने सिर्फ अपने प्लान्स, पॉलिसीज, स्टेट कंट्रोल जो मतलब स्टेट कंट्रोल जो था उस पर फोकस किया। उन्होंने किस चीज पे फोकस किया? उन्होंने ये फोकस किया कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ी रहे, लोग मर रहे हैं तो मरने दो, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। देखो कोई भी सिस्टम बेस्ट नहीं होता है, लोग उसे बेस्ट बनाते हैं, वही चीज यहां पे आपको समझ में आएगी। तो खैर बह गए हमें भावनाओं में, वापिस अगर टॉपिक पे आए हम, तो टॉपिक पे क्या है हमारे कि अपने खुद के रिसोर्सेज पे हमें ग्रो करना है। अब अपने खुद के तो रिसोर्सेज थे नहीं, और क्या करना है आपको? सोवियत मॉडल पे ग्रो करना है, मतलब स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्रीज वगैरह होगी आपके पास, ठीक है। वो कहां से लाओगे? तो जो उनके पास कैपिटल था, कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना पैसा कमाया था उस पैसे की मदद से क्या करेंगे हम? स्टेट ओन्ड हेवी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। एज इट वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट इट नीडेड इन ऑर्डर टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स, ठीक है, क्योंकि ये हैवी स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज के लिए क्या लगेगा? आपको कैपिटल लगेगा, और वो कैपिटल आपके पास था नहीं। तो आपके पास जो भी कैपिटल आपने एग्रीकल्चर सेक्टर से एक्यूमुलेट किया था, आप उसका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि आपके पास दूसरा फॉरेन एक्सचेंज नहीं है जिससे आप टेक्नोलॉजी वगैरह खरीद सको, ठीक है। ऑन दी वर्ल्ड मार्केट चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक गुड्स। और चाइना ने क्या तय किया? चाइना ने यह तय कर लिया कि अब देखो अपने पास पैसा नहीं, अपने पास क्या है? सिर्फ एग्रीकल्चरल से जो कैपिटल एक्यूमुलेट कर सकते हैं वो है, तो उस कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरों से कुछ खरीद नहीं सकते, फॉरेन एक्सचेंज है नहीं हमारे पास में, तो हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब जो भी जरूरत है वो देश में ही प्रोड्यूस करो, ठीक है, चाहे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोड्यूस करो लेकिन देश में ही प्रोड्यूस करो। और यही कहां हुआ था? सोवियत यूनियन में भी हुआ था। कनेक्ट कर पा रहे हो ना डॉट्स को आप कि सोवियत यूनियन का भी तो यही सिस्टम था। उन्होंने बोल दिया था कि भैया हम क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड से कुछ नहीं लेंगे, तो उसी के चलते हैवी इंडस्ट्रीज लगाई गई रशिया में, सोवियत यूनियन में, ताकि वो उनकी डोमेस्टिक डिमांड्स को खुद पूरा कर पाए,
ठीक, अब इसी के साथ साथ और क्या होगा, तो जैसे आप देखोगे कि स्टेट कंट्रोल्ड ओनरशिप है यहाँ पे हेवी इंडस्ट्रीज की, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी स्टेट कंट्रोल्ड ओनरशिप रहेगा सब कुछ, तो उसके चलते स्टेट जो है जनता का ध्यान रखेगा। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का एक जो अगर अच्छा पॉइंट, अगर आप आइडियोलॉजी जो मार्क्स ने दी थी उस हिसाब से जाएंगे तो क्या होगा कि स्टेट कंट्रोल जो होगा, तो स्टेट कंट्रोल के अंडर में लोगों का वेलफेयर भी स्टेट ही देखेगा और स्टेट उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन, ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी आता है कब, जब हम बात करते हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की, तो उसका एडवांटेज भी हुआ। देखो क्या हुआ, दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश द फाउंडेशंस ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन अ स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। ठीक है, अब ये जो मॉडल अडॉप्ट किया था, देखो यहां पे बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, समझ में आना चाहिए कि चाइना ने सबसे पहले तो अपने आप को कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से अलग किया, ग्रो करना था लेकिन बैकवर्ड था, तो रिसोर्सेज की कमी होते हुए उसने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कैपिटल एक्यूमुलेट किया था उसका इस्तेमाल किया। फॉरेन एक्सचेंज की कमी थी तो उसने ये मॉडल अडॉप्ट किया कि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो मॉडल अडॉप्ट किया ना, तो इससे चाइना को फायदा क्या हुआ कि उसने अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल किया और एक ऐसा फाउंडेशन बनाया उस इकोनॉमिक स्केल पे, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जैसे लैंड की आप बात करो, नेचुरल रिसोर्सेज की, तो उनका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और एक बेहतरीन फाउंडेशन बनाया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। चाइना ने हैवी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वाज अश्योर्ड, लोगों की कमी नहीं थी, जनता बहुत है, ठीक है, तो लोगों से काम भी खूब करवाया। तो यहां पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वाज अश्योर्ड टू ऑल सिटीजंस। The China moved ahead of most developing countries in educating its citizens and ensuring better health for them। मैंने बताया ना कि कम्युनिस्ट सिस्टम का एक पॉइंट ये अच्छा रहेगा कि जब सब कुछ स्टेट कंट्रोल रहेगा तो हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, इन सारी चीजों पे भी स्टेट ही ध्यान देगा, और वो किया यहाँ पे चाइना ने। ठीक है, वो यहाँ पे चाइना ने किया, तो इसके चलते क्या, जो और आजू बाजू के डेवलपिंग नेशंस थे उनसे काफी तेज निकल गया आगे। ठीक है, चाइना, क्योंकि वहां पे क्या है, स्टेट ने इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया, साथ ही साथ जनता के डेवलपमेंट के लिए भी। अब देखो उसमें स्टेट का ही मोटिव था, स्टेट को पता था कि जब एजुकेटेड सिटीजंस होंगे तो वो क्या करेंगे, और इंडस्ट्रीज में काम करेंगे, बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो, ये सारी कहानी थी। तो द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रू एट अ रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5 to 6%। इकोनॉमी भी किस रेट से ग्रो करती है, 5 to 6% के रेट से ग्रो कर रही है। स्टिल चाइना एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप्स विद यूएस। अब देखो यहां पे ट्विस्ट आएगा। ठीक है, आज हम क्या देख रहे हैं कि भैया चाइना जब अपने पैरों पे खड़ा हो ही गया था, चाइना ने सारी व्यवस्था कर ली है, उसने जो मॉडल अडॉप्ट किया तो वो दिखने में ऊट पटांग था लेकिन सक्सेसफुल हुआ चाइना के लिए। तो अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ पटरी पे आ गई थी ट्रेन, फिर भी उसने क्या किया, यूएस के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए। जैसे आज तो आप देखोगे तो आज तो सर चाइना में मल्टीनेशनल कंपनीज के प्लांट हैं, यूएस की कंपनीज चाइना में भागना जाती है। क्यों? क्योंकि चाइना में प्लांट स्टैब्लिश करेंगे, वहां सस्ते में काम हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो इस कारण से क्या है कि आज चाइना ने फिर इस रिलेशनशिप कैसे स्टैब्लिश कर लिया यूएस के साथ में, शिफ्टेड टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। हाँ ठीक है, तो क्या कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया है चाइना। तो तरह तरह के मन में सवाल आते हैं, ठीक है, तरह तरह के मन में सवाल आते हैं। तो अब ये सारा जो सवाल आते हैं कि कैपिटलिज्म की तरफ क्यों शिफ्ट हो गया, क्या कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर लिया चाइना ने, तो वो सवालों के जवाब भी मिलेंगे। अब एक बार थोड़ा सा हम क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। अब जैसे अगर आज आप देखोगे तो चाइना में आज हैवी इंडस्ट्रीज भी है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी मजबूत है, सिस्टम वही आप देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है तो वो भी आज डोमिनेट कर रही है, वन पार्टी सिस्टम है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे सवालों का जवाब आपको यहां से मिलना चालू हो जाएगा। एक बार हम यहां पे पॉज लेते हैं, पानी वानी पी लो, ठीक है, मैं नहीं पी रहा हूं अभी। तो अब रिकॉल अगर करें हम, रिकॉल हमने क्या किया कि चाइनीज इकोनॉमी जो है, चाइनीज इकोनॉमी जो ग्रो करी है ना, तो बहुत डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में ग्रो करी है। नो डाउट हमारी इकोनॉमी भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में ही थी, लेकिन हम उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाए जिस तरह से चाइना ने ग्रो करा। दोनों में डिफरेंस है, हमने अलग मॉडल अडॉप्ट किया, चाइना ने अलग मॉडल अडॉप्ट किया। हमारा भी तो स्टेट कंट्रोल्ड था, लेकिन हमारा अथॉरिटेरियन नहीं था, डेमोक्रेसी था, और डेमोक्रेसी में क्या आपको हर सेक्शन के बारे में सोचना पड़ता है। यहाँ पे ये फ्री हैंड थे, तो चाइनीज इकोनॉमी जो है, चाइनीज इकोनॉमी ने क्या किया, हैवीली मतलब अपनी पॉलिसीज जो है उनको बहुत रिग्रेसिवली परस्यू करा, ठीक है, बहुत रिग्रेसिवली परस्यू करा। ठीक है, तो इतनी चीजें कनेक्ट हो गई ना आपको। चाइनीज मॉडल क्या है, चाइनीज मॉडल जो हमने देखा तो सर वो स्टेट ओन्ड कम्युनिस्ट पार्टी अथॉरिटेरियन सिस्टम था, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं तो वो अलग है। उसने यूएस के साथ अपने रिलेशन क्यों स्टैब्लिश किए वो समझते हैं। चलो, तो reasons why China established relations with US and how it established its relations with US वो समझो। तो although the economic growth was good, but it was insufficient to meet the needs of growing population। 5 या 6%, ठीक है, 5 या 6% पर एनएम की ग्रोथ से
इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, उस रेट से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, लेकिन 2 से 3% से पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही थी उनकी, मतलब दोनों के बीच में रेस लगी थी। इकोनॉमी बोली मैं आगे जाऊंगी, पॉपुलेशन बोलती नहीं मैं आगे जाऊंगी। तो उस तरह से क्या है कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो ठीक था, बढ़िया था जो भी था, लेकिन इट वॉज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये मैटर ऑफ कंसर्न था। तो चाइना को और तेजी से ग्रो करना था क्योंकि उसकी पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है। ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वॉज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इतना था कि आप खुद खा पी के मस्त रह सकते हो, लेकिन उन्हें क्या करना था कि उस एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से कनेक्ट करना था। अब क्या है, आप टमाटर बेचोगे और टमाटर का केचप बना के बेचोगे तो किसमें फायदा, खुद ही सोच लो। तो उसी तरह से क्या है कि इंडस्ट्रीज के लिए सफिशिएंटली सरप्लस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर, तो उसमें भी क्या है आपको मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा। फिर मॉडर्नाइजेशन तो उधर वेस्ट में मिलता है, ठीक है, वो हो गया। फिर क्या है, इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमल एंड पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। समझ में आ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो उतनी तेजी से ग्रो नहीं करना था जितनी तेजी से करना चाहिए था। इंटरनेशनल ट्रेड वॉज मिनिमल। अब जो भी प्रोड्यूस हो रहा था ना चाइना में, चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है, मैंने बताया, तो जो प्रोड्यूस कर रहे थे खुद ही खा पी ले रहे थे, खत्म कर दे रहे थे। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में उनका कंट्रीब्यूशन उतना ज्यादा नहीं था। और आज आप देखोगे तो आज इंटरनेशनल ट्रेड में चाइना की प्रेजेंस है, हर जगह चाइनीज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कंसर्न थे कुछ, पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम था चाइना का। ठीक है, तो देयरफॉर चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972। अब देखो कहानी कनेक्ट कर पा रहे हो ना, देखो मूवी की तरह देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, आसान रहेगा। हमने देखा चाइना ने क्या मॉडल अडॉप्ट किया, ग्रो किया, लेकिन वो ग्रोथ सफिशिएंट नहीं थी, और उस इनसफिशिएंसी के चलते क्या है, और इनसफिशिएंसी या फिर कह सकते हैं सरप्लस नहीं था इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर हम कहें पर कैपिटा इनकम कम था, इंटरनेशनल ट्रेड में वो अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा था। तो इन बंधनों को तोड़ने का विचार उसके मन में कैसे आया, चाइना के मन में, कि भैया ये सब कुछ अगर ये जो लिमिटेशन है इनसे ओवरकम करना है तो हमें यूएस के साथ में या फिर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ में रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वेस्ट, उन्हें कौन रिप्रेजेंट करता है, उन्हें रिप्रेजेंट करने वाला है यूएसए। तो चाइना ने वही किया। तो अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट के लिए 1972 में पहली बार प्रयास किया गया। क्या होता है 1972 में, ये देखो ये होता है, कौन है, तो आप देखोगे रिचर्ड निक्सन। निक्सन के बारे में आपने भी पढ़ के आए हो, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े, 3-4 चैप्टर कितने पढ़ लिए, 3 पढ़े, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा रिचर्ड निक्सन के टाइम को हम वाटरशेड इवेंट कह सकते हैं, क्योंकि रिचर्ड निक्सन ने ही क्या किया है, लियोनिड ब्रेजनेव के साथ में, यूएसएसआर के साथ में संबंध थोड़ा न्यूट्रल करने की कोशिश करी, ठीक है। और वही रिचर्ड निक्सन जो है तो किसके साथ मिल रहा है, आप जैसे यहां देखोगे तो ज़ियो इनलाइन जो है, ठीक है, तो ज़ियो इनलाई के साथ में रिचर्ड निक्सन की मीटिंग होती है, कब, 1972 में। अब ये कौन आ गया सर तो जिस तरह से मैंने आपको क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का हेड कौन है, जनरल सेक्रेटरी माओ जेडंग, ठीक है। तो माओ जेडंग की डेथ होती है 67 में, और वहां पे जब जैसे देखोगे फॉरेन मिनिस्टर वगैरह होता है ना, प्रीमियर जिसे कहा जाता है, तो हु वाज द प्रीमियर ऑफ द गवर्नमेंट, तो प्रीमियर ऑफ द गवर्नमेंट वाज ज़ाओ एनलाई, ठीक है। तो ज़ाओ एनलाई वाज द प्रीमियर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ज़ाओ एनलाई और रिचर्ड निक्सन की क्या होती है, मीटिंग होती है, और वहां से फिर क्या होता है, देखो चाइनाज वे टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। तो इस तरह से चाइना क्या है, कैपिटलिज्म की तरफ थोड़ा सा फिसल जाता है। यूएसएसआर अभी भी रिजिड है, यूएसएसआर क्या है, नहीं उधर नहीं जाना, वेस्ट अलग हम अलग। लेकिन चाइना ने क्या देखा कि वही चाइना ने देखा कि जिधर बहाव है उधर के साथ बह चलो। आपको अगर ध्यान हो तो चैप्टर 1 में कार्टून था ना, पॉलिटिकल स्प्रिंग, शायद आई गेस वही हेडिंग थी उसकी, जिसमें क्या होता है कि दोनों यूएसए और यूएसएसआर एक टेबल पे बैठे हैं, लेकिन पीछे से माओ जेडंग जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो कार्टून को दर्शाते हुई ये सिचुएशन यहाँ पे आ गई है। तो प्रीमियर ज़ाओ एनलाई, ठीक है, ज़ाओ एनलाई प्रपोज दी 4 मॉडर्नाइजेशन। ज़ाओ एनलाई ने क्या प्रपोज किया 1973 में, जिसे अगर आप देखोगे तो 4 मॉडर्नाइजेशंस को प्रपोज किया उन्होंने। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना है, इंडस्ट्री को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और मिलिट्री को, ठीक है। तो 4 पिलर्स पे ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कॉम्पिटिटिव्स में, व्हाट वर दी 4 एस्पेक्ट्स ऑफ दी 4 मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट गिवन बाय ज़ाओ एनलाई, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। अभी तक चाइना हार्डकोर कम्युनिस्ट था, आइडियोलॉजी भी वही, इकोनॉमिक सिस्टम भी वही, स्टेट कंट्रोल सारा सब कुछ, ठीक है। उन्होंने अपने जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज थे उन पे डेवलप होने की कोशिश करी, लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि बस अब हम सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए, अब ग्रो करना है तो वेस्ट के साथ में संबंध बनाना पड़ेंगे। तो वो संबंध बनाने के लिए क्या होता है, पहली पहल जो की गई, तो वेस्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूएस और इधर ये चाइना, इनके बीच में क्या होते हैं, क्लोजनेस बढ़ती है, ठीक है। तो ज़ाओ एनलाई ने जो 4 मॉडर्नाइजेशन का प्रिंसिपल दिया वो समझ में आया आपको, मीटिंग
रिचर्ड निक्सन के साथ समझ में आई है। फिर क्या होता है बाय 1978 जो इनलाई की डेथ हो जाती है, कैंसर हो जाता है इनको, ठीक है। फिर क्या होता है बाय 1978 अगर जैसे आप देखोगे तो द देन लीडर देन जियाओपिंग, ठीक है। तो द देन लीडर कौन, उस समय पे फिर प्रीमियर कौन बनता है, उस समय पे प्रीमियर बनता है देन जियाओपिंग, ठीक है। अब देन जियाओपिंग के पास में जब पावर आती है तो ही अनाउंस दी ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना, ठीक है। तो देन जियाओपिंग ने क्या किया, ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी मतलब क्या, उन्होंने बोल दिया कि एक साजन जी घर आए, ठीक है, वो वाला कंसेप्ट चलाते हुए उन्होंने बोल दिया कि भैया वेस्टर्न कंट्रीज को अंदर लाना है हमें, तो क्या करना होगा, वेस्टर्न कंट्रीज को अंदर लाना होगा तो अपने दरवाजे खोलना होगा, ठीक। तो उस तरह से उन्होंने क्या कर दिया कि रिफॉर्म लाना स्टार्ट किया इकोनॉमी में, ओपन अप करे। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, किसके लिए, कि वेस्टर्न कंट्रीज जो आए, ठीक है। अब देखो यूएसएस कंपेयर करते चलना है ऐसे कि यूएसएसआर इस समय पे क्या कर रहा था, तो सर वो तो अभी भी रिजिड था, 78 का टाइम पीरियड अभी भी रिजिड था। लेकिन चाइना ने क्या किया, चाइना ने बोला कि नहीं, अथॉरिटी हमारी वही रहेगी, कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वन पार्टी सिस्टम, स्टेट का एक्सेसिव कंट्रोल, अथॉरिटेरियन सिस्टम, वो सब कुछ रहेगा, लेकिन इकोनॉमी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो उन्होंने बोला इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरफ टिल्ट करना पड़ेगा, और वही कर रहे हैं, ठीक है। द पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। आगे समझ में, ओपन डोर मतलब क्या है कि बाहर अब्रॉड से इन्वेस्टमेंट लाओ, और इन्वेस्टमेंट कब आएगी, जब आपके दरवाजे खुले होंगे। तो वही क्या होता है कि जो सक्सेसिव लीडरशिप आती है चाइना में, देखो माओ जेडंग की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज्यादा उसको मतलब माओ जेडंग को फेनेटिक कह सकते हो व्हेन इट कम्स टू द आइडियोलॉजी की जब बात आती थी तो माओ जेडंग वाज वेरी फेनेटिक, बहुत देयर इज अ फेमस कोट ऑफ हिम दैट पावर रिसाइड्स इन द बैरल ऑफ गन, ठीक है। तो सब कुछ वो क्या शक्ति के बल पे करना चाहते थे, आइडियोलॉजी जो थी तो वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल उस चीज पे थी, और कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट ज्यादा था। लेकिन बाद के जो लीडर्स आए सक्सेसिव, तो उन्होंने देखा कि हवा का रुख किस तरफ है, कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहिए, तो थोड़ा सा होना चाहिए। और लेटर पीरियड्स में माओ जेडंग ने भी थोड़ा सा कैपिटलिज्म को, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज करने की बात करी है, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरह से क्या है, ओपन डोर पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया। फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। चाइना ने क्या किया, देखो यहां पे ये चीज समझने वाली है, और ये इसको देखो मैं 2 मिनट के लिए रोक लूंगा, पानी पी लो, लेकिन इस पॉइंट को समझना अच्छे से कि क्या हो रहा है, सक्सेसिव स्टेजेस समझ में आ रहा है कि चाइना कैसे धीरे धीरे अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है, और वो चेंज जो कर रहा है, छोटे चेंज कर रहा है, लेकिन वो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। तो चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ इन इंट्रोड्यूसिंग अ मार्केट इकोनॉमी। तो चाइना मार्केट इकोनॉमी बनेगा, अभी तक सब कुछ स्टेट कंट्रोल था, लेकिन अब वो मार्केट के फोर्सेस जो इनविजिबल हैंड्स जो होते हैं, डिमांड सप्लाई, उसके थ्रू खेलने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 360 डिग्री चेंज, ठीक है, ग्रेजुअली करेगा वो। तो द चाइनीज डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी। अब आप बोलोगे सर यूएसएसआर ने भी मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, लेकिन वहां तो सब कुछ धड़ाम से कोलैप्स हो गया। चाइना ने भी मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, लेकिन चाइना में कोलैप्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यूएसएसआर की अप्रोच और चाइना की अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। कैसे, तो यूएसएसआर में गवर्नमेंट भी गई, इकोनॉमी भी गई, सब एक साथ गया, लेकिन चाइना में सब एक साथ नहीं जाता है। चाइना में गवर्नमेंट वही है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, वो अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करेंगे, और शॉक थेरेपी की तरह रातों रात सब कुछ नहीं बदला जाएगा, वहां पे ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे, ठीक है। बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। कैसे, तो देखो सबसे पहली चीज क्या है, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 में उन्होंने पहले एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया, बस कि अभी तक क्या है, सब कुछ स्टेट कंट्रोल था, प्राइवेट प्लेयर्स भी एग्रीकल्चर परफॉर्म कर सकते हैं। और जब प्राइवेट इंडिविजुअल कुछ भी परफॉर्म करता है, इंडस्ट्री चलाता है, एग्रीकल्चर को परफॉर्म करता है, तो वो प्रॉफिट मोटिव के साथ करता है, पैसा कमाना रहता है प्राइवेट इंडिविजुअल को, ठीक है। तो यहां जो प्राइवेट इंडिविजुअल कमाएगा पैसा, ठीक है, तो वो प्राइवेट इंडिविजुअल क्या करेगा, पैसा भी कमाएगा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रीज को मिलेगा। तो इस तरह से पहले उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया, वॉज फॉलोड बाय प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इन 1998 में उन्होंने क्या कर दिया, इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई। फिर क्या है, देखो तो ट्रेड बैरियर्स वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। फिर उन्होंने क्या किया, देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझते हो ना, ये पूरी कंट्री है। अब ये पूरी कंट्री में अगर आपने क्या कर दिया, इतना एरिया को SEZ बना दिया, इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हो आप छोटी क्लासेस में, तो SEZ जो रहता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसमें उन्होंने क्या बोल दिया कि यहां हम स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, टैक्स बेनिफिट्स, ये सब कुछ देंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज आपको यहीं लगाना होगा, देश के इस क्षेत्र में नहीं आओगे। अच्छा मुझे इधर ही ड्रॉ करना चाहिए। तो चाइना का ईस्टर्न पार्ट जो है वो आज इंडस्ट्रियल बेल्ट की तरह जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे शंघाई वगैरह ये सारा सब कुछ देखोगे आप, तो यहाँ क्या हो रहा है, चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया, इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया। और शुरुआत में जो ट्रेड बैरियर्स को हटाया गया ना, मतलब कि आपके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, आपको आजादी है, तो वो
सिर्फ स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए हटाया, बाकी जो पार्ट था उसमें एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर रहे हैं और अपना जो कंट्रोल है वो एक्सेसिव कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल, उस चीज को मेंटेन रखा उन्होंने। ठीक है, यहां क्या करा उन्होंने, थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझ में आया ना, मतलब जोन्स स्पेशली क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर मेंट टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स। फाइन, ये हुआ वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइज। तो अब इस टाइम पीरियड में देखो क्या होता है, मैं आपको सारे एंगल्स दिखाने की कोशिश करूंगा, इसे सिर्फ क्लास 12 तक सीमित मत रखना बाबू, ठीक है, क्योंकि आगे जाओगे तो यही सारी चीजें एनालाइज काम, मतलब यही सारे एनालिसिस आगे काम आएंगे। क्या हो रहा है, तो आप जैसे देखोगे ना कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, तो ये टाइम पीरियड जो है कि अब इन्होंने इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर दिया 1998 तक। ठीक है, तो हमने भी जैसे 1991 में क्या कर दिया था, एलपीजी रिफॉर्म ले आए थे, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आई इंडस्ट्री, सर यहाँ क्यों चले गई इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर ये भी है कि अब वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ना इस टाइम पीरियड में 1990s के बाद ये देख रहा था कि यार प्रोडक्शन करना है, लेकिन हमारे देशों में, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के खुद के देशों में महंगा हो रहा है प्रोडक्शन, वहाँ ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगी, वहाँ पे आप जैसे देखोगे तो लैंड के कॉस्ट ज़्यादा है, वहाँ पे गवर्नमेंट नॉर्म्स बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो उन्होंने बोला कि नई डेस्टिनेशन ढूंढेंगे। चलो, अब वो नई डेस्टिनेशन में आप इंडिया भी आ सकते थे, चाइना ही क्यों गए, तो चाइना ने जैसे क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए, जो हम अब कर रहे हैं। ठीक है, अब कर रहे हैं जो हमने 2000 के बाद में 21st सेंचुरी में करा, चाइना ने उस समय से करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, ट्रेड बैरियर्स वगैरह एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से, और चाइना की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ में क्या है कि आप जैसे देखोगे तो लेबर जो है चीप लेबर मिल जाता है। ठीक, तो उसके चलते क्या है, उसके चलते बहुत सारी इंडस्ट्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड से उठ के कहां गई, इधर गई है। ठीक, तो यहां पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज्यादा आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, उससे लोगों को जॉब मिली, लोगों को जॉब मिली तो लोगों ने क्या किया, उस पैसे को फिर देश में क्या करना, खर्च करना स्टार्ट किया। तो चाइनीज इकोनॉमी में पैसा जो है पंप अप हुआ है बहुत तेजी से। ठीक है, तो इस तरह से चाइना ने स्टेप बाय स्टेप क्या किया, चाइना डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी, बल्कि उसने अपनी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप खोला और बहुत कह सकते हैं कॉशियसली चीजों को संभाला है और कदम लिए हैं। तो इन चाइना द स्टेट played and continues to play a central role in setting up market economy। तो मार्केट इकोनॉमी सेटअप इस तरह से हो गई चाइना में, लेकिन जो स्टेट है उसने तब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और आज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से चाइना जो है, चाइना क्या है, सक्सेसिवली अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाया। राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज पावर को अगर आप समझोगे तो ये कारण है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस हम बोल देते हैं कि चाइना तो ग्रो कर गया, हम क्यों नहीं कर पाए, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस है। ठीक है, फिर क्या होता है देखो, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे ये जो हमने सब बताया ना कि धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में अलाइन हो रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज चाइना ने अडॉप्ट करी, ओपन डोर पॉलिसी जो अडॉप्ट करी है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है तो ब्रेकअप फ्रॉम स्टैग्नेशन, जो मैंने बताया ना कि अगर वो अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं करते तो डोमेस्टिकली जितना वो कर सकते थे 5% 6% से ग्रो करना और एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचना, वहां तक वो पहुंच ही गए थे। अब उनके सामने सवाल ये था कि आगे क्या। ठीक है, आगे क्या, तो वो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए तो उससे जो स्टैग्नेशन हो गया था उनकी इकोनॉमी का कि वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए थे, वो स्टैग्नेशन को तोड़ते हुए इकोनॉमी और ग्रो करी। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ग्रो करी। तो इससे जैसे आप देखोगे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो हुआ, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, अब खेती लोग कहां करेंगे, शहर में नहीं करेंगे ना, गांव में। रूरल इनकम बढ़ेगी, रूरल इनकम बनेगी तो अब क्या होगा, तो लोगों के पास जब ग्रामीण क्षेत्र में पैसा जाएगा तो गांव में भी छोटी छोटी इंडस्ट्री, रूरल इंडस्ट्रीज, बैकयार्ड इंडस्ट्रीज ये चालू हो जाएगी। अब यहां पे एक मिनट के लिए रुको, आज आप देखते हो तो चाइना में बैकयार्ड इंडस्ट्री चलती है। मतलब क्या है कि आपका गांव है, गांव में आप खेती कर रहे हैं, पीछे आपने क्या है थोड़ा सा एक बैकयार्ड में छोटी सी फैक्ट्री डाल के रखी है जिसमें आप क्या बना रहे हैं, मार्कर बना रहे हैं मान लो। ठीक है, दो इट इज नॉट चाइनीज आई गेस। ठीक है, तो अब क्या है, किस तरह से रूरल इंडस्ट्रीज, तो चाइना के गांव गांव में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और इसी कारण से वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। आगे समझ में, और एक्सपोर्ट करोगे तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट करके देखो आप एक तो सामान बेच रहे हो, सामान बेच के आप पैसा बाहर के देशों से अंदर बुला रहे हो, तो आपकी इकोनॉमी में और पैसा पंप अप होगा। तो इस तरह से मल्टीपल फ्रंट पे आप समझोगे ना तो चाइनीज इकोनॉमी ग्रो हुई है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का ये फायदा रहा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, रूरल इनकम बढ़ी, रूरल इंडस्ट्रीज बढ़ी। ठीक, और उसका इंपैक्ट क्या हो गया कि उससे फॉरेन ट्रेड आपने स्टार्ट कर दिया। अब रूरल एरिया में इंडस्ट्री, अर्बन एरिया में इंडस्ट्री, तो इतना प्रोडक्ट खुद थोड़ी ना खाओगे, बेचोगे। आपने क्या किया, फॉरेन ट्रेड स्टार्ट किया। अब फॉरेन ट्रेड की सबसे प्यारी चीज क्या रहती है कि उससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आएगी कि फॉरेन ट्रेड से देखो एक तो फॉरेन एक्सचेंज आता है। ठीक है, आपने सामान दिया तो बदले में पैसे लोगे, डॉलर। और दूसरी चीज क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऐसे आएगी कि लोगों को लगेगा कि यार वहां ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, वहां ज्यादा फायदा है प्रोड्यूस करने में, चलो तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें, फॉरेन ट्रेड भी बढ़ा आपका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, फॉरेन एक्सचेंज भी आपने अर्न किया बहुत ज्यादा। तो चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर
ग्रू एट फास्टर रेट, और इस फास्ट रेट को देखते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब दूसरे देशों से लोगों ने आके चाइना में पैसा लगाया। ठीक है, इट हैज लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दैट नाउ ऑल इट मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। तो प्लस में क्या देखो, एक तो चाइना है, चाइना के अंदर पैसा बाहर से बहुत ज्यादा आया, बहुत ज्यादा पैसा आया, तो उसके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है ना, तो उससे क्या कर सकता है वो, उस पैसे से बिग इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्रीज में। तो चाइना ने पहले तो अपने देश में पैसा इकट्ठा किया, अब इस पैसे को चाइना ने कहां लगाना स्टार्ट किया, तो दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे श्रीलंका की बात कर लो आप। ठीक है, तो आप देखोगे तो लगभग श्रीलंका जो है तो यहां तक कर्ज में डूबा हुआ है चाइना से। जी हाँ, ठीक है, आप इंडिया श्रीलंका के रिलेशन, इंडिया श्रीलंका और चाइना तीनों के रिलेशन को अगर ट्रायंगल में समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि श्रीलंका जो है चाइनीज कर्ज के तले डूबा हुआ है पूरा। ठीक है, तो वो क्यों हो पाया, क्योंकि चाइना के पास पैसा था कर्ज देने के लिए। तो इस तरह से चाइना ने जो एफडीआई अर्न किया उससे उसने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्रीज में स्टार्ट कर दिया। और फिर साथ ही साथ क्या है, चाइनाज एक्सेशन टू दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 2001 हैज बीन अ फर्दर स्टेप इन ओपनिंग ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी बन गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आई गेस 1995 में जो स्टैब्लिश हुई थी, 2001 में चाइना भी उसका पार्ट हो गया। अब ट्रेड पे ही चाइनीज इकोनॉमी टिकी हुई है, तो उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चाइना ने अपने इंटरेस्ट को क्या किया, प्रेजेंट किया। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखोगे ना आज, तो आज डेवलपिंग नेशंस को चाइना ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि चाइना डेवलप नहीं है, अभी डेवलपिंग है। ठीक है, और पता नहीं कितना डेवलप होगा, तो डेवलपिंग है, तो इस कारण से क्या है कि जो ट्रेड रहता है वो डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में, उस चीज के लिए कह सकते हैं वकालत चाइना कर रहा है। तो चाइना का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आना, दूसरे नेशंस के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना, ठीक है, जैसे आपको अभी बताया मैंने आसियान के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया उसका। तो इससे क्या है, इससे चाइना, और चाइना क्या करता है, चाइना की डंपिंग स्ट्रेटेजी होती है कि प्रोडक्ट सस्ते बन रहे हैं, सस्ता लेबर, ठीक है, रूरल इंडस्ट्रीज, तो उसके चलते जो सस्ते प्रोडक्ट बन रहे हैं तो वो सस्ते दामों में बेचता है। और सस्ते दामों में जब चाइना क्या कर रहा है, मान लो कि सस्ते दामों में इस देश में प्रोडक्ट बेचेगा, तो इस देश की जो इंडस्ट्री है ना वो कोलैप्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाइना जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो सस्ते है, और ये डंपिंग करते करते चाइना क्या करता है, अपने आप अपनी मतलब कह सकते हैं अपनी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश कर लेता है व्हेन इट कम्स टू द प्रोडक्ट्स। तो इसका क्लासिकल एग्जांपल है टॉयज। इंडिया में जो टॉयज है, आज इंडिया में आप टॉयज देखोगे तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि सारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो है वो चाइना के सस्ते टॉयज के सामने टिक नहीं पाए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई और अब चाइना के ही प्रोडक्ट है। तो जो बंदूक चाइना ने एक समय 5 में बेची थी, अब वो 25 में भी बेचेगा ना, तो चाइना को कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, डंपिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये होता है। आगे समझ में ये, तो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो, बहुत सारे एंगल्स बता रहा हूं मैं आपको। तो इस तरह से चाइना जो है, चाइनीज इकोनॉमी जो है वो क्या है, वो चाइनीज इकोनॉमी रॉकेट पे बैठी हुई है। ठीक, अब ये देखो, ये कार्टून है और एक और कार्टून आया। अब ये कार्टून और एक माओ ज़ेडुंग की वो जो टाई वाला कार्टून था, किधर गया? ठीक है, टाई वाला कार्टून कहां गया? पीछे छोड़ा है क्या हम? हाँ, ये रहा टाई वाला कार्टून। इन दोनों कार्टून को एक साथ पैरेलल देखना। ठीक, तो देन एंड नाउ में आप जैसे देखोगे तो चाइना ने क्या करा, धीरे से अपना कह सकते हैं अपनी पाली जो है कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ में शिफ्ट करी थी ना। तो यहां पे देखोगे तो माउस लिटिल रेड बुक, ठीक है, माउस लिटिल रेड बुक को अगर जैसे देखोगे आप, तो ये पहले रेड बुक जो माओ के हाथ में, तो रेड बुक क्या दर्शाना चाह रही है कि जो कम्युनिस्ट आइडियाज हैं, तो उस बेसिस पे उन्होंने पहले क्या करा, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, ठीक है, तो नहीं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसे क्या किया, स्टैब्लिश किया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टैब्लिश किया। और देन मतलब देन और नाउ, अब नाउ देखोगे तो हुज, ठीक है, तो हु कौन है, तो जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, आफ्टर माओ। तो माओ के डेथ के बाद में एक और कोई बनता है और फिर हु बनते हैं। ठीक है, तो हुज कैपिटलिस्ट रेड पावर टाई। अब ये देखोगे तो रेड पावर टाई लगा के रखिए, तो रेड पावर टाई, रेड बुक से आप रेड टाई पे आ गए। मतलब क्या है कि आप वो कम्युनिस्ट आइडिया से धीरे से कैपिटलिस्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। तो आज भी आप देखोगे तो जो पॉलिटिकल नेचर है वो उतना ही अथॉरिटेरियन है, सिंगल पार्टी सिस्टम, कम्युनिस्ट पार्टी का डोमिनेंस, वो सब कुछ। लेकिन मार्केट को उन्होंने समय की हवा के हिसाब से क्या कर लिया, कैपिटलिस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा अगर आपको समझना है कार्टून का वो जो सेकंड पार्ट है, ये वाला दोनों साथ में ही है ना, क्योंकि तो लाइक द ओपनिंग इमेज ऑफ दिस चैप्टर, द फर्स्ट कार्टून कमेंट्स ऑन द चेंज इन चाइनाज ओरिएंटेशन। तो चाइना कैसे रेड बुक से रेड टाई की तरफ आ गया, कैपिटलिस्ट रेड टाई, पावर टाई की तरफ। और दूसरा तो है द सेकंड कार्टून यूजेस द सिंबल ऑफ बाइसाइकिल। अब बाइसाइकिल का सिंबल क्या दर्शाता है, देखो वही बताया गया है। ठीक है, चाइना इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाइसाइकल्स, ये चीज। फिर उसके बाद में इन द वर्ल्ड टू कमेंट ऑन अ ड्युअलिटी ऑफ टुडेज चाइना। तो उसकी डुअलिटी देखो, लेकिन उसकी डुअलिटी मतलब क्या है कि दो डायमेंशंस देखने को मिल सकते हैं आपको। कैसे कि एक साइकिल जो है वो कम्युनिस्ट है और दूसरा साइकिल यहाँ डॉलर जो देखने को मिल रहा है वो कैपिटलिस्ट है। तो चाइना
ये पूरी कंट्री मतलब क्या है, चाइना को दर्शाया जा रहा है, साइकिल मतलब पूरी कंट्री चाइना है वो। तो चाइना जो चल रही है ना, तो चाइना ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कम्युनिस्ट स्टेट बोलो, ठीक है, वो हार्ड कोर कैपिटलिस्ट है जब पैसे कमाने की बात आती है, लेकिन वो जब पॉलिटिकली कंट्रोल करके रखने की बात आती है तो वो कम्युनिस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से चाइना की डुअलिटी को समझाया गया इस कार्टून के थ्रू। क्लियर कनेक्ट कर पा रहे हो ना सारी चीजें? व्हाट इज द डुअलिटी? तो डुअलिटी इज दैट चाइना इज एट टाइम्स फॉलोइंग द hardcore communist ideology in its political sphere, and at the same time China is also a hardcore capitalist when it comes to the economic growth, ठीक है। दोनों तरह के आपको डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। कैन वी कॉल दिस अ कॉन्ट्राडिक्शन? तो हाँ, अगर आप जाओगे ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन के साथ साथ क्या समझदारी वाला काम उन्हें दिख रहा है कि किसमें फायदा है और वही कर रहा है चाइना, ठीक। अब देखो, अब ये हमने क्या करा, अभी तक बहुत सारी प्रशंसा कर ली कि चाइनीज इकोनॉमी वाह वाह ताली बजाओ, ग्रो वगैरह सब कुछ कर गई है, ठीक है। कैसे ग्रो कर गई, द राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब अगर हम दूसरे पार्ट पे आते हैं, दूसरे पार्ट पे मतलब यहाँ कि चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा नहीं है कि उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। ये डायमेंशन को भी समझो कि चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। वो क्या है? While the Chinese economy has improved dramatically, not everyone in China has received the benefits of the reform. Reform आए, reform से इकोनॉमी बूम करी, बूम करने के बावजूद भी क्या है, लेकिन हर इंसान ने बराबर तरीके से अचीव नहीं किया, ठीक है। बराबर तरीके से अचीव कैसे नहीं किया? तो the unemployment had risen in China with nearly 100 million people looking for job. 100 मिलियन पीपल बहुत होता है, ठीक है। 100 मिलियन पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी ज्यादा है, इतने सारे लोग हैं तो आपकी इकोनॉमी कितनी भी ग्रो कर जाए, लेकिन लोग भी ग्रो कर रहे हैं तो लोग अनएम्प्लॉयड भी घूम रहे हैं, ठीक। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी। तो फीमेल वर्किंग कंडीशन जो है ना, अब देखो क्या होता है कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी का नेचर कह लो या फिर उसे ऐसे भी समझ लो कि विमेन जो है, तो विमेन को क्या है, लेस पेड वर्कर्स होती है विमेन, और वही उसी के कारण क्या उनकी कंडीशन जो है ना, तो जो यूरोप में 18th-19th सेंचुरी में महिलाएं काम करती थी उस तरह से उनसे खूब काम करवाया जाता है, पैसा कम दिया जाता है। तो विमेन जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट और उनकी कंडीशन जो है वो खराब है आज भी। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन, आपने अगर न्यूज फॉलो करते हो तो पढ़ा होगा कि चाइना में प्लांट लगाए गए हैं फॉर एयर प्यूरिफिकेशन। एयर प्यूरिफिकेशन के लिए आप प्लांट लगा रहे हो करोड़ों रुपए का, क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि आपने एयर को क्या कर दिया, पॉल्यूट कर दिया है। तो पॉल्यूट क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बड़े स्केल पे हुआ है चाइना में, ठीक है। करप्शन, अब एक पॉइंट यहां पे समझा, सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड है ना, तो स्टेट कंट्रोल चीजों को संभालेगा कौन? स्टेट के गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अब गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे तो जहां ब्यूरोक्रेसी होती है ना हैवी, जहां पे स्टेट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, तो वहां पे उतनी ही पॉसिबिलिटी होती है करप्शन की, वहां पे उतनी ही पॉसिबिलिटी होती है रेड टेपिज्म की। तो उसके चलते क्या है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और करप्शन जो है, दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन द चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो हैव इंक्रीज्ड बिसाइड अ राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल, ठीक है, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है रूरल और अर्बन एरिया में। नो डाउट रूरल एरिया भी ग्रो करे, लेकिन अर्बन एरिया और तेजी से ग्रो करें, तो गैप है रूरल अर्बन रेसिडेंट्स में। एंड कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंसेस, इनलैंड प्रोविंसेस के पास में कम पैसा है, कोस्टल प्रोविंसेस के पास ज्यादा पैसा है। तो इस तरह से इनइक्वालिटी सिर्फ इंडिया में नहीं है, इनइक्वालिटी चाइना में भी है। तो डेवलपिंग नेशंस में आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स। अब देखो एक इंटरनल क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स इन दी राइज, प्रॉब्लम्स इन दी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ चाइना। तो प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हो सारी प्रॉब्लम्स, उसका भी आंसर मिल गया आपको, ठीक है। अब अगर हम कंक्लूड करें तो ये कुछ कंक्लूजन के लिए मतलब कह सकते हैं, लास्ट में जो लास्ट पैराग्राफ है आपका कंक्लूड करता है। तो चाइना रीजनली एंड ग्लोबली इकोनॉमिक पावर टू रिकॉन्क विथ, ठीक है। तो एक मतलब कह सकते हैं एक प्रबल दावेदार है चाइना कि हाँ भैया रीजनली भी एशिया में तो दादा बन के बैठा ही है वो, और अगर आप देखोगे मतलब रीजनली तो है ही, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखोगे तो क्या है, यूएस को सीधी टक्कर दे रहा है, ठीक है। तो रीजनली एंड ग्लोबली एन इकोनॉमिक पावर, ठीक है, एक इकोनॉमिक पावर की तरह वो इमर्ज होकर आया जिससे आप पंगा नहीं ले सकते हो, ठीक। द इंटीग्रेशन ऑफ चाइनाज इकोनॉमी एंड द इंटरडिपेंडेंस दैट इज हैज क्रिएटेड has enabled China to have considerable influence with its trade partners। अब क्या हो रहा है कि यूएस को पता है, क्या यूएस को पता है कि चाइना जो है मेरी हेजेमनी खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी यूएस को क्या करना पड़ रहा है, चाइना के साथ रिलेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है। बहुत खट्टे रिलेशंस है लेकिन फिर भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। चलो यूएस को हटाओ, इंडिया जैसे हम बात करें तो इंडिया तो परेशान है, ले दे के बस वही काम है चिंगू चाइनीज का, क्या है कि बॉर्डर पे कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट करते रहना। लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ रहा है, हम फिर भी एक तरह से देखोगे तो अब सारी चीजें ठंडी हो जाएगी, वापस हमें नॉर्मल रिलेशंस बनाना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज मैंने आपको बताया ना कि वर्ल्ड सिर्फ मिलिट्री पावर या हार्ड पावर पे डिपेंडेंट नहीं है। आज वर्ल्ड को मल्टीपल डायमेंशन से देखना होगा आपको। इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं कंट्रीज के। अब जब हम इतना ज्यादा ट्रेड करते हैं, हम करते हैं, यूएस करते हैं, तो इसके चलते क्या, चाइना इज हैविंग कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद इट्स ट्रेड पार्टनर्स। तो बाकी जो भी मुद्दे हो, लेकिन अब
पूरी दुनिया को पता है कि चाइना ने क्या किया है, ये कोरोना वायरस फैलाया है। लेकिन फिर भी क्या होगा, फिर भी अगर अब यही कोई छोटा मोटा नेशन होता जिसके लैब में अगर ये गलती हो जाती, मार डालते बेचारे को। लेकिन अब चाइना का कुछ नहीं हो सकता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो न्यूज आएंगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि ट्रेड पार्टनर्स हैं सब, तो हर नेशन अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में सोचता है और जिसका फायदा उठाते हो, और उस इकोनॉमिक इंटरेस्ट में चाइना का बड़ा रोल है, ठीक है। तो उसके चलते क्या है, चाइना इज हैविंग कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस विद इट्स ट्रेड पार्टनर्स। अगली चीज क्या है, hence its outstanding issues with Japan, the US, ASEAN and Russia have been tempered by the economic consideration। इन दोनों पॉइंट को आप एक साथ देख सकते हो क्या, तो इसी कारण से जो जितने भी आउटस्टैंडिंग इश्यूज है ना चाइना के, वो अपने इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के चलते क्या करता है, जितने भी दूसरे इश्यूज हैं बॉर्डर से रिलेटेड या फिर कह सकते हैं ट्रेड पॉलिसीज से रिलेटेड, उन सबको क्या करता है वो अपने इकोनॉमिक कंसिडरेशंस के चलते टेम्पर कर लेता है। मतलब इकोनॉमिक फायदा है दूसरे देशों को तो वो चाइना की सहते हैं, ऐसा, ठीक है। इट होप्स टू रिजॉल्व इट्स डिफरेंस विद ताइवान। अब आ जाओ जरा ताइवान की कहानी पे, चलो थोड़ी सी कहानी सुनाता हूं, हिस्ट्री वाला पार्ट है, मजा आएगा आपको भी। देखो हमारे साथ तो समस्या है उसकी, हमारे साथ भी है, भूटान के साथ भी है, सबके ऊपर एग्रेशन दिखा रहा है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, अक्साई चीन वाला रीजन हो गया, पाकिस्तान को भी खाएगा धीरे से, रुकना, ठीक है। ये सब तो है ही दिक्कतें। ऊपर चले जाओ मंगोलिया, रशिया, किसी के साथ ऐसा नहीं है कि उसके बॉर्डर रिलेशंस अच्छे हो, ठीक है। अब यहीं पे एक छोटा सा प्यारा सा देश है, अपना दोस्त है ताइवान, ठीक है। तो ताइपे जो उसकी कैपिटल सिटी है, और चाइना जो है तो चाइना की बीजिंग हो गई, ठीक है। अब ताइवान जो है तो ताइवान के साथ में और ये चाइना के साथ में क्या दिक्कत है कि चाइना अपने आप को क्या कहता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, जो आज चाइना है, माओ जेडोंग वाला जो चाइना है। और ये जो ताइवान है ना, ताइवान अपने आप को क्या कहता है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। अब ये भी चाइना, जुड़वा किसको सही माने हम, तो इसके पीछे कहानी समझो। मैंने कहा था 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन जैसे जो हुआ, उस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के चलते क्या है कि यहां पे माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टैब्लिश कर दिया। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। तो इसके पहले कौन था, तो इसके पहले जैसे अगर आप देखोगे तो नेशनलिस्ट पार्टी जो थी, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना बना के बैठी थी, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ चाइना बना के बैठी थी। जैसे आप देखोगे ब्लू कलर का फ्लैग जो है ना ताइवान का, तो उनका क्या था, उनका डोमिनेशन था, ठीक है, उनका डोमिनेशन था 1949 के पहले। अब क्या होता है, तो 1949 के पहले उनका रेवोल्यूशन था, डोमिनेशन था। फिर ये जो माओ जेडोंग के अंदर में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, तो कंट्री में अलग अलग जगह ये जो रेड वॉरियर्स थे, ठीक है, तो लाल सलाम के जो लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे, उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, जगह जगह रेवोल्यूशन करना स्टार्ट किया। तो जो ओरिजिनली वहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो हम कह सकते हैं सन यत सन वाली जो पार्टी थी ना, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे भागना पड़ता है, और वो छोड़ छाड़ के सब कहां आ जाती है, तो जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी जो 1922 के बाद से एक तरह से कह सकते हैं गवर्नमेंट बना के बैठी थी, अपना कब्जा करके बैठी थी, कहां पे, चाइना में। तो उस नेशनलिस्ट पार्टी को भाग के आना पड़ता है ताइवान में, ठीक है। उस समय पे ताइवान पूरा चाइना का ही पार्ट था, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी जो था, रिपब्लिक ऑफ चाइना था। अब वो यहां पे आ गई गवर्नमेंट, ठीक है। यहां पे क्या है, पूरा रेड हो गया, ये पूरा रेड हो गया, मतलब रेड कलर इज फॉर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो यहां पे क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो माओ जेडोंग के अंडर में थी, उस माओ जेडोंग की पार्टी ने क्या एस्टैब्लिश कर दिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलने लगे, और ये क्या है, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना हो गई है। तो अब रिपब्लिक ऑफ चाइना जो गवर्नमेंट भाग के आई है, वो क्या बोलेगी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है, ताइवान है, ताइवान के साथ साथ में ये पूरा का पूरा मेनलैंड चाइना जो है वो भी रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है। ताइवान की गवर्नमेंट ये बोलती थी, ठीक है। और यहां पे जैसे अगर आप समझोगे तो ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है, उन्होंने बोला हमने तो ये पावर हमारी गेन कर ली है यहाँ पे, तो ये भी हमारा और तुम भी हमारे। तो उस तरह से क्या है कि ताइवान जो है, आज आप जिसे देखोगे तो आज आप देखोगे ना, तो बहुत सारे देश जो डायरेक्ट चाइना मानते हो, किसको मानते हैं, ये मेनलैंड को। लेकिन इनफॉर्मल रिलेशंस जो है, तो जैसे यूएस की बात कर लो, तो इनफॉर्मल रिलेशन वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ भी रखते हैं, ताइवान के साथ भी रखते हैं। लोग क्या चाहते हैं, लोग बिल्कुल मिलना नहीं चाहते, क्योंकि यहां तो बहुत अथॉरिटेरियन सिस्टम है, यहां कम से कम डेमोक्रेसी तो है। लेकिन ये जो चाइना मेनलैंड है, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, वो कब्जा करने की पूरे प्रयास में है, किसके ऊपर, ताइवान के ऊपर। और इसी के चलते जैसे आप देखोगे तो रिसेंट कुछ ईयर्स में वो जो ट्रीटी खत्म हो गई थी, तो उसके चलते प्रोटेस्ट भी हुआ, ठीक है। चाइना यहाँ पे बॉम्बिंग भी कर देता है, दिक्कतें हैं बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये सारी कहानी थी, और इसमें बहुत सारे एंगल है। खैर ब्रिटिश के टाइम पीरियड में कुछ ट्रीटीज हुई थी, वो सारी चीजें। बाकी आप इतना समझ लो कि ये मेनलैंड चाइना है ना, तो ये मेनलैंड चाइना क्या हो गया हमारा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब हमारा नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना का ये कहना है कि वो क्या है, वो मेन हकदार है इस पूरे मेनलैंड का। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अब क्योंकि वो पावरफुल है, ठीक है, उसके पास यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल की सीट है, वो इसने इसको ट्रांसफर कर दी सारी चीजें, तो उसके चलते वो बोलता है कि तुम क्या हो हमारे आगे, ठीक है, मिला लेंगे हम तुम्हारे हमारे साथ में। और वही हुआ भी था। तो जैसे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे पॉइंट क्या बताना चाह रहा है, पॉइंट यही बताना चाह रहा है, इट होप्स टू रिजॉल्व
its difference with Taiwan, which it regards as रिनेग्ड प्रोविंस। रिनेग्ड प्रोविंस मतलब क्या होता है? रिनेग वर्ड समझते हो? रिनेग मतलब जो आपसे प्रॉमिस किया हुआ है। तो 1995 या 92 आई गेस, ठीक है, उस बीच में कुछ एक ट्रीटी साइन होती है, एक ट्रीटी साइन होती है ताइवान और इसके बीच में, मतलब जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है ना, मतलब जो मेनलैंड चाइना और ताइवान जो है, तो इन दोनों के बीच में ट्रीटी ये साइन होती है कि ताइवान की गवर्नमेंट बोल देती है कि ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, सब मिलके वन चाइना बना लेते हैं, वन चाइना लेकिन टू सिस्टम रहेंगे, तो हमारा भी एक लीडर रहेगा, तुम्हारा भी एक लीडर रहेगा, ठीक। ये 1995 में आई गेस, ठीक है। देखो डेट्स पे आपको भी ध्यान नहीं देना, वो तो मुझे थोड़ा सीक्वेंस बनाने के लिए बताना पड़ती है, ठीक। तो क्या होता है, एक ट्रीटी जो आपस में साइन हुई रहती है, किसके बीच में, ताइवान और इन दोनों के बीच में, तो उसने प्रॉमिस कर दिया था ताइवान ने कि मिल जाएंगे, लेकिन सिस्टम ऐसा रहेगा कि वन चाइना टू सिस्टम रहेगा, ठीक है। चाइना एक रहेगा, आपका अलग लीडर, हमारा अलग लीडर, ठीक है। और इसी आर्ग्यूमेंट को क्या बोलता है, इसी आर्ग्यूमेंट को चाइना, कौन सा वाला, ये मेनलैंड चाइना जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कम्युनिस्ट है ना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो क्या बोलता है, इसी आर्ग्यूमेंट का हवाला देते हुए बोलता है कि भैया 1995 में अपन ने वो ट्रीटी साइन करी थी, तो उसमें आपने क्या बोला था कि आप तो चाइना का पार्ट बनोगे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब ताइवान की पॉलिसीज, ताइवान की कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मना बोल देती है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह से अथॉरिटेरियन सिस्टम है, और यहाँ के लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं, डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ अथॉरिटेरियन सिस्टम में फंसना नहीं चाहते हैं, तो इस कारण से कंफ्लिक्ट रहते हैं इनके बीच में। खैर, हम जो पढ़ रहे हैं कि रीजनली और ग्लोबली अपनी पावर को कैसे बढ़ा रहा है, तो आप जैसे समझोगे ना, तो इट होप्स टू रिजॉल्व इट डिफरेंस विद ताइवान which it regards as renegade province by integrating it closely into its economy, ठीक है। तो उसको अपनी इकोनॉमी में जोड़ना चाहता है, पॉलिटिकल सिस्टम में जोड़ना चाहता है, ठीक। फिर क्या है, fears of China's rise have also been mitigated by contribution to the stability of ASEAN economies after the 1997 financial crisis। 1997 फाइनेंशियल क्राइसिस जो आसियान इकोनॉमीज फेस करती, तो वहां पे क्या होता है, देखो बुरे वक्त में आप किसी का साथ दे दो, ठीक है, फिर जब वो अच्छे वक्त में जाएंगे तो उनसे एडवांटेज लो, और वही चाइना कर भी रहा है। तो चाइना ने आसियान इकोनॉमीज की मदद करी 1997 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, और अब क्या है, वो उनसे अनड्यू एडवांटेज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह कर रहा है। तो कैसे समझना है आपको कि एशियन पार्ट जो है ना, तो एशियन रीजन में तो चाइना ने अपनी डोमिनेंस, अपने दबदबे को बना लिया है पूरी तरह से, यहां पे क्या कर लिया, अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है। और एक और पॉइंट जो डराने वाला है, जो चाइना को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के रूप में बना रहा है, वो क्या है कि एशिया में तो आपने अपना दबदबा बना लिया, साथ ही में क्या है, इट्स मोर आउटवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट एंड एड पॉलिसीज इन लैटिन अमेरिका एंड अफ्रीका are increasingly projecting it as global player on the side of developing economies, ठीक है। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज को वो क्या कर रहा है, भर के लोन दे रहा है। मैंने बताया ना कि चाइना में एफडीआई आया तो बहुत कैपिटल उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया, अब वो जो पैसा इकट्ठा किया तो उस पैसे को क्या करते हैं, बाहर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरे देशों को कर्ज दे देते हैं, दूसरे देशों से मतलब कह सकते हैं मिलिट्री बेस ले लेते हैं, उनसे टेरिटरी ले लेते हैं, उनसे रिसोर्सेज ले लेते हैं, और वही कर रहा है अपने आप को एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, और खास करके क्या है, ग्लोबल प्लेयर ऑन द साइड ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। डेवलपिंग इकोनॉमीज के कह सकते हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज के बीच में अपने आप को क्या लीडर बना रहा है वो, कैसे, तो देखो यहाँ पे जो बताया गया है, चाइना हैज लोन सिंस 2007 से अगर बात करें तो 125 बिलियन टू लैटिन अमेरिका स्टेट्स, 100 बिलियन टू वेरियस अफ्रीकन स्टेट्स। तो अफ्रीकन स्टेट्स को 100 बिलियन पैसा दिया है उसने, 125 बिलियन छोटा मोटा नहीं है, बहुत अरबों खरबों रुपए है ये, ठीक है, इतना लोन दे दिया उसने। फिर उसके बाद में क्या है, अ डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ चाइनीज लेंडिंग हैज गॉन टू रिसोर्स रिच कंट्रीज। जिन जैसे अफ्रीका में रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्स रिच कंट्रीज में क्या इसने पैसा लगाया और वहां से रिसोर्स ले लेता है, उस रिसोर्स का इस्तेमाल चाइना कहां करेगा, अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने में। तो बहुत मतलब कह सकते हैं ना, फूक फूक के कदम रख रहा है, और हर दाव जो है चाइना का एकदम सटीक लग रहा है इस समय, अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझोगे तो, ठीक है। बस इसी को चेक करने के लिए क्या है कि परेशान हो रहे हैं, कोई क्वाइट बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रयास करना ही पड़ेगा। और ठीक है, मोर देन 1 मिलियन चाइनीज सिटीजन्स आर नाउ वर्किंग इन अफ्रीका। आप देख लो अफ्रीका में क्या देखने को मिलेगा आपको, अफ्रीका में चाइनीज ही चाइनीज देखने को मिलेंगे, 1 मिलियन, ठीक है। 10 लाख चाइनीज घूम रहे हैं कहां पे, अफ्रीका में। तो सावधान, कोरोना वायरस की चौथी लहर आ सकती है अफ्रीका में, ठीक। चलो, अपार्ट फ्रॉम जोक, आपको ये समझ में आया कि जो लेंडिंग हो रही है ना, ये डेब्ट ट्रैप में फंसाता है चाइना। इतना कर्ज दे देगा, इतना कर दे देगा कि आदमी कर्ज के नीचे दब गया। अब क्या है, तो अब कर्ज आप वापस लौटा नहीं पाओगे, तो चाइना को क्या दो, पोर्ट पे कंट्रोल दे दो किसी। तो चाइना ने क्या किया है, अब यहाँ देखोगे तो डिजिब्यूटी वगैरह जो है, तो यहाँ पे अपने पोर्ट बना के रख लिए। अब यहाँ से जो भी ट्रेड होगा तो उस ट्रेड को कंट्रोल करेगा वो, ठीक है। मिलिट्री और फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, अलग अलग पढ़ोगे तो इतना है पढ़ने के लिए। चाइना की डोमिनेंस को समझना है तो आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए इस चीज पे, ठीक है। तो चाइना क्या कर रहा है, जैसे अब उसको, चाइना को एक पावर कौन दिखता है, इंडिया दिखता है कि हाँ इंडिया टक्कर का इंसान है, और इंडिया के साथ बनती भी नहीं है। तो उसने क्या किया, देखोगे आप, एक बात बताता हूं मैं आपको, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, तो बांग्लादेश में चिटागोंग पोर्ट हो गया, ठीक है।
म्यांमार में शायद सितवे पोर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ हम्बन टोटा हो गया, ठीक है, हम्बन टोटा इधर पाकिस्तान आ जाओ, ग्वादर पोर्ट हो गया, तो नहीं पाकिस्तान में कराची पोर्ट, ठीक। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से उसने पूरी एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना लिया है, इंडिया को सभी तरफ से घेर लिया है कि इन केस अगर कोई भी मिलिट्री डिस्प्यूट होता है तो हमने एक तरह से कह सकते हैं ना कि उसने स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से चाइना की इन्फ्लुएंस, बढ़ती इन्फ्लुएंस क्या है, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, ठीक, ये पॉइंट था। तो राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। बड़ा था, मुझे पता है, ठीक है, आप लोगों ने बड़ी हिम्मत करके, अगर जिसने लास्ट तक देखा है तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपको बहुत कुछ पता चला, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है। तो इंडिया चाइना रिलेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन सभी वीडियो लेक्चर्स को आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और अगर आपको वहां पर ढूंढने में दिक्कत जाती तो आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के लिए क्या करना होगा, आपको सिंपल magnetbrains.com सर्च करना होगा गूगल पर, वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट में आपको क्या करना है, अपनी क्लास सेलेक्ट करना है, वेबसाइट पे जाके अपनी क्लास सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करते ही जिस उस क्लास में जितने भी सब्जेक्ट है ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जो जो आपको पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट आपके सामने अपीयर होंगे। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसे सेलेक्ट करना है। अब उस सब्जेक्ट के चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ इसी तरह से आ जाएंगे, और अपना टॉपिक सेलेक्ट करो, वीडियो देखो, मस्त तरीके से सिलेबस घर बैठे कंप्लीट करो। सिर्फ क्लास 12 ही नहीं, किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर स्टूडेंट जो है, हर सब्जेक्ट जो है, हर चैप्टर जो है, वो आप इसी तरह से पढ़ सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऊपर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो है इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। कि मैं पानी पानी हो गई।